नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे। मैं जवान हो रही थी और मेरे मालिक के घर पर मेरे 60 साल के बूढ़े मालिक अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहते थे। मेरा काम मेरे मालिक की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी घर पर रहती और मालिक की सेवा करती थी। एक दिन मुझे मेरे मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए और कहा कि मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 8,000 थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी। पर आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही वह दिया करते थे। मैंने तेल लिया तो मालिक ने अपनी धोती ऊपर उठा दी। वह मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम लेने लगे। करीब 1 घंटे तक मैंने उनकी मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गई। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे घुटने की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 50 रुपए दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसा देते और मुझे ये काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, और मात्र 18 साल की हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरे घुटनों और पैर की अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपना कच्छा नहीं पहना था और मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई। मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गई थी। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? वह मुझसे चाहते क्या है? अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर इसमें उसका गलत मकसद छुपा हुआ है। मालिक मेरी तरफ देखने लगा, शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसके घुटने की और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, और वह अजीबोगरीब आवाज करते रहे। किसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद मैं पसीने पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं यह काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 5 काम करते थे। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम 5 की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरे माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं मालिक के पास अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे रवि मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई। मैं पिछले 2 सालों से रवि को जानती हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, रवि मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है, वरना वो मुझे डांट देगी। मेरी बात सुनकर रवि चौंक उठा और कहा कि आखिर क्या बात है? मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहां काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वह बहुत ही नेक दिल है और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2,000 जोड़ रहे हैं। तुम्हारे 2 साल का 48,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगे।
बाकी वह थोड़े से खामख्याली है, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी, हो सकता है कि मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। शायद मालिक उस दिन कच्छा पहनना भूल गए होंगे, बेचारे 60 साल के बूढ़े हैं। भले ही जवान दिखते हो, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूं कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही मैं फिर से काम पर जाने लगी और मालिक फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 50 देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैं नोटिस किया कि वह कच्छा नहीं पहनते थे। जब वह धोती को ऊपर उठाते तो उनका सब कुछ नजर आता। हालांकि वह आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यह काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत घबराहट होती थी। पर मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी कि रवि की माँ कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आ जाती थी। लेकिन 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी आवाज सुनने वाला घर पर कोई भी नहीं था। रवि अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ था और रवि की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2000 देगी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रही थी। मैं रवि को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रवि ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपने पोती की नजर से देखते हैं। मैं रवि से कह नहीं पाई थी कि वह मेरे साथ रोज क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुकी थी और अब 2 दिन मुझे उनके साथ बितानी है। रवि और उसका परिवार चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा, बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। उन्होंने 500 रु दिए और कहा, मेरी अच्छे से मालिश करो। रात के 8 बज चुके थे। मालिक ने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू करना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुकी थी और मुझे रात भर जागकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूं? मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 500 नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उनके पैसे ले लिए और रवि ने मुझे बार बार कहा था कि उनके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही हैं। खाना खाने के बाद डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर आई। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे का लाइट बुझा दिया और डिम लाइट जला दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी। वह मालिश के मजे ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधा लेट गए। उनकी हालत देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मुझे डरता हुआ देखकर वह मुस्कुराने लगे। मैं डर डर कर उनका सब कुछ मालिश कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन मालिक ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं भी जवान हो चुकी थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर एक नशा सा छाने लगा था। यह कैसा जादू है जो मुझ पर छा गया था।
मैं अपने कमरे तक जा ना सकी और उनके कमरे में वापस गई थी। मालिक मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, पूरी रात मैं चीखती रही। यह मेरा पहला अनुभव था। आखिर मालिक ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वही चाहते थे कि मैं खुद ब खुद आ जाऊं, और 2 दिनों तक बस वही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2 दिन आराम कर लेना। रवि और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे से पूछने लगी। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन रानी है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम है। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले हरीश से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि रानी की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी हालत बहुत खराब थी। रानी की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और हरीश से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। हरीश मेरा पूरा ख्याल रखता था, हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। रानी की शादी में हरीश पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा ना होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास रानी से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूं। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं, और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों? मैं और मेरे पति को डॉक्टर ने बताया कि हरीश में ही कमी है। डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी का इलाज से बाप नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय, देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि मेरे पति की उन सब काम में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। पर यह कोशिश भी नाकाम रही।
धीरे धीरे सुमित भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही और धोखेबाज बना देती है। इसी बीच मेरा देवर सोनू 3 साल कोचिंग के बाद मेरे और हरीश के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको सोनू के आने से बहुत राहत हो गई। हरीश और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी सोनू से खूब बनती थी, ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। सोनू के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई। मैं असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। हरीश के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को सोनू के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। सोनू ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और सोनू नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब सोनू बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने हरीश को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। ननद का दिया टोटका बंधा ही है, तो आज अच्छी उम्मीद है। यह कई दिनों तक चलता रहा, दोपहर में सोनू और रात में हरीश के साथ। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने हरीश की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाई तो हरीश ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब यह बात पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन भी बहुत खुश थी। उसने मुझे फोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। सोनू अपने एग्जाम देकर वापस चला गया था। अब दिन भर बिना रोक टोक सोनू मेरे साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन सोनू का रिजल्ट आ गया। सोनू को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी ना किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति की खुशी का ठिकाना ना रहा। सोनू के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन सोनू ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और सोनू का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने सोनू को अपनी बहन से शादी के लिए मना लिया। रानी को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा मां बनने वाली थी। मैं दिल से सोनू की आभारी थी जिसने मेरी जिंदगी उजड़ने से बचा ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मेरी दोस्ती दूध वाले के साथ हो गई। कैसे हम अच्छे दोस्त बन गए, जानने के लिए पूरी कहानी सुनना, मजा आएगा। दोस्तों, बात यूं हुई कि हमारे घर हर रोज रामू दूध देने आता है। उसकी आदत है कि वो सुबह 5 बजे आकर दूध दे जाता है। उसके आने पर ही मैं उठती हूँ और दूध लेने के बाद ही मैं तैयार होकर जॉगिंग के लिए निकल पड़ती हूँ। अब रात को सोते हुए मैं अक्सर हल्के ही कपड़े पहनती हूँ, तो जब सुबह रामू दूध देने आता है तो मैं वैसे ही उससे दूध ले आती हूँ। अब फ्लैट के अंदर किसी को क्या पता चलता है। और रामू भी बहुत ही सीधा और शरीफ है, उसने भी मुझे कभी नहीं घूरा, बस दूध बर्तन में डाला और वापस। तो ये तो रूटीन है रोज की, न मुझे न रामू को इससे कोई परेशानी थी। मगर पिछले हफ्ते सुबह जब दरवाजे की घंटी बजी
और मैं उठी और बर्तन लेकर दरवाजे पर गई तो देखा वहां पर एक 20 साल का नौजवान खड़ा था, हाथ में दूध का केन लिए। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, पिताजी को कल बुखार आया तो उन्होंने मुझे दूध देने को भेजा है। मगर इतनी बात करते हुए भी उसने मुझे ताड़ लिया। सुबह सुबह का आलस जो मेरे चेहरे पे साफ झलक रहा था। मुझे उसका इस तरह घूरना कुछ बुरा तो लगा, पर मुझे कुछ रोमांचित भी कर गया। दूध लेकर मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। मुझे अपनी सोच पर हंसी भी आई और शर्म भी। उसके बाद मैं बाथरूम में गई, तैयार होकर जॉगिंग के लिए निकल गई। रात को एक पार्टी में जाना था तो वहां से काफी लेट वापस आना हुआ और पार्टी में दोस्तों के संग कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी। तो वैसे ही सुबह का ख्याल आया कि अगली सुबह भी वही लड़का दूध देने आया तो मुझे इस टी शर्ट देखेगा तो क्या हाल होगा उसका। बस यही सोचते मैं सोने को चली गई। सुबह बेल बजी तो मैं उठकर दूध लेने गई, मगर इस बार मैंने दरवाजा खोलने से पहले खुद को एक बार हाल में लगे बड़े शीशे में देखा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा तो वह बड़ा हरामी निकला। वह पहले ही दूध का केन रखकर नीचे फर्श पर बैठा था। उसे घूरता देख मैंने उसे यूं ही हल्का सा डांट कर पूछा, क्यों बे बैठा क्यों है? वो बोला, मैडम जी क्या बताऊं, सुबह सुबह इतना काम करना पड़ता है। मैं थक गया इसलिए बैठ गया, मगर उसका ध्यान पूरा मेरी तरफ ही था। मुझे पता था कि वो देख रहा था। मैंने उसे पूछा, पढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाता है? वो बोला, जी +2 की है, अब तो पिताजी के साथ ही काम करूंगा। मैं दरवाजे में खड़ी उसे जाते देखती रही, फिर वापस अंदर को मुड़ी। बड़े शीशे के सामने पहुंचकर मैंने पाँव के बल बैठकर देखा। फिर मन में विचार आया, क्या हो अगर मैं उसे अपने दीदार करवा दूं। फिर सोचा, नहीं यार, अभी छोटा है, नई नई जवानी आई है, पता नहीं हुस्न की यह बाढ़ वो संभाल भी पाएगा या नहीं। मगर इतना जरूर था कि मेरा मन उस लड़के पर पूरी तरह से बेईमान हो चुका था। कुछ था जो मेरे मन की हांडी में पक रहा था। मैं अभी तक यह फैसला नहीं कर पाई थी कि मैं उस लड़के से आगे बात बढ़ाऊं या नहीं। और वैसे भी वो कोई बहुत सुंदर या आकर्षक नहीं था। फिर भी न जाने क्यों उसे गंवार पर मेरा मन मेहरबान हुआ जा रहा था। सुबह बेल बजी तो मैं उठी। पहले एक बार सोचा कि ऐसे ही चली जाऊं। मैं बर्तन लेकर आई तो उसने पहले मेरे को घूरा, फिर बोला, नमस्ते मैडम जी। मैंने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया। फिर वो बोला, मैडम जी आज रात को हमारे पड़ोस में जगराता है, तो कल दूध थोड़ा लेट देने आऊं तो चलेगा? मैंने पूछा, कितना लेट? वो बोला, जी सुबह 9 बजे तक। मैंने कहा, ठीक है 9 बजे दे जाना। कहकर मैं दूध लेकर अंदर आ गई। फिर किचन में जाकर मुझे ख्याल आया, अरे 9 बजे तो ये भी काम पे चले जाते हैं, क्या कल को मैं कुछ करने वाली हूँ? पहले तो यह सोचने लगी कि अगर मैंने उसे लिफ्ट दी तो वो क्या करेगा। फिर सोचा, देखते हैं, अगर कोई बात बनी तो ठीक, नहीं तो रहने दूंगी। मतलब पक्का मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सब कल पर ही छोड़ दिया। सुबह 7 बजे उठी और उठकर अपने पति को नाश्ता और लंच देकर काम पे भेजा। उनके जाने के बाद सोचा कि चलो मैं भी नहा लूं। मैं अभी नहा ही रही थी कि डोर बेल बजी। मुझे लगा, अरे लो, अभी तो मैं नहाई भी नहीं और ये आ भी गया। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन? वो बाहर से बोला, मैडम जी मैं हूँ, दूध लाया हूँ। रिमोट से मैंने अपना इलेक्ट्रिकल लॉक वाला दरवाजा खोला तो वो दूध का केन लेकर अंदर आ गया। मैंने बाथरूम से ही उसे कह दिया कि दूध किचन में फ्रिज में रख दे। मैं अभी अपने कपड़े पहन रही थी कि मुझे पहले फ्रिज का दरवाजा बंद होने और फिर बाहर का मेन गेट बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा, लो वो तो गया, और मैं बाथरूम से बाहर आकर मैंने अपने बाल संवारे और किचन में गई। मैंने फ्रिज खोलकर देखा, दूध का बर्तन फ्रिज में पड़ा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए फ्रिज से जूस निकाला और अभी मैं ये काम कर ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, मैडम जी। मैं तो एकदम से चौंक पड़ी। पीछे मुड़कर देखा, वो तो मेरे सामने खड़ा था। तुम मेरे मुंह से निकला, तुम गए नहीं। उसको ऐसे अपने सामने देखकर मैं तो घबरा गई। वो तो मुझे घूरे जा रहा था और मुझे खुद को छुपने की कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। वो बोला, मैडम जी दूध का बिल लेना था, तो मैं तो बाहर हाल में रुक गया था।
मैं बहुत हैरान थी, परेशान थी कि अब इससे मैं क्या छुपाऊं। जब मैंने टॉवल साइड पे रख दिया तो वो थोड़ा हकला कर बोला, मैडम जी क्या घर में आप ऐसे ही रहती हैं? मैंने कहा क्यों? वो बोला, आपको डर नहीं लगता? आप इतनी सुंदर हो, कोई आपसे कुछ गलत कर दे तो? मैंने कहा बाहर से दरवाजा हर वक्त लॉक रहता है, कोई अंदर आ नहीं सकता, तो डर किस बात का? वो बोला पर मैं तो आ गया। मैंने टोस्टर को स्विच ऑफ किया और उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। तुमसे मुझे क्या डर, तुम क्या कर सकते हो? वैसे तो मैं भी शुरू से ही उस पर बेईमान थी, मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा नखरा किया। मैंने नकली सा विरोध किया। अब ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा था। काम करने के बाद तैयार होकर वो बोला, अच्छा मैडम जी चलता हूँ, कल कब आऊं? मैंने कहा इसी वक्त आ जाना। वो बोला ठीक है मैडम जी, पर वो बिल के पैसे तो दे देती। मैंने कहा क्यों, अपनी दोस्त से तुझे पैसे चाहिए? वो बोला पैसे तो पिताजी को देने ही पड़ेंगे। मैंने अलमारी से पैसे निकाले और उसे दे दिए। वो मुस्कुरा दिया और मुझे एक टाइट झप्पी देकर चला गया। वो करीब 10 दिन हमारे घर दूध डालने आता रहा। हर रोज 9 साढ़े 9 बजे आता। अब भी कभी कभी रामू से मैं पूछ लेती हूँ, और रामू बेटा क्या कर रहा है? वो सर झुकाए बोलता, जी बस शादी कर दी उसकी, अब तो बस लुगाई के चक्कर लगावे है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।